ट्वेल्थ क्लास यूपी बोर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोगों ने अनसॉल्व पेपर किया था। उसके 3 पार्ट हो गए थे, पेपर बहुत बड़ा था तो एक वीडियो में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके पार्ट में किए थे। तो 5 के घा तक आपका पूरा हो चुका था। अब छठा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, कौन सा? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। किसकी किसकी? नाइट्रिक अम्ल के साथ आपकी लिखनी है, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ लिखनी है, और फास्फोरस से भी रिएक्शन करके आपको क्लियर करके दिखानी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में बिल्कुल कायदे से आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, कैसे आप लिखेंगे, फिगर क्या बनाएंगे, आपको विधिवत मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो आपकी ओस्टवाल्ड विधि है, पहले सबसे पहले हम उसका वर्क करेंगे। ओस्टवाल्ड विधि से हम लोग नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो क्या सिद्धांत है, आप हेडिंग डालेंगे ओस्टवाल्ड विधि से सिद्धांत। तो ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया जो गैस होती है, अमोनिया गैस NH3 जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कौन सी? NH3 गैस का जो है वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में पहले ऑक्सीकरण कराते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। किसका? अमोनिया का ऑक्सीजन से प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है, ठीक है, कैटालिस्ट जिसको बोलते हैं इसमें, तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, ऑक्सीकरण कराया तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO मिलेगा। और ये एक ऊष्माक्षेपी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ऊष्मा निकल रही है। तो वो तो एक दूसरा टॉपिक है अलग से, ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो एग्जाम्पल याद रखना चाहें इसमें तो रख सकते हैं बच्चे। इसके बाद फिर इस जो नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोगों को मिला, इसका आप क्या करेंगे, फिर से एक बार हम ऑक्सीडेशन कराएंगे उसी बर्तन में, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करके इसे जल में अवशोषित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? टन नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो रिएक्शन में भी इस बात को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो रिएक्शन में इस बात को हम लोग, एक बार तो आपने NO बना ही लिया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ आपको क्या करना है, जल के साथ उसको अवशोषित कराना है, जल के साथ उपचारित कराना है। तो जल जब उससे रिएक्शन करेगा तो 2 आपको एसिड का मिक्सचर मिलेगा, एक नाइट्रिक अम्ल और एक नाइट्रस अम्ल। फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, आपको सीखने में कई बार ऑप्शनल में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रिक अम्ल कौन सा है, नाइट्रस अम्ल है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाती है बच्चों को। इसके बाद फिर जो नाइट्रस एसिड है, जो आपका नाइट्रस अम्ल है, ये खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 पार्ट में, फिर से आपको NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगा और नाइट्रिक अम्ल और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन है, क्या जो है ओस्टवाल्ड विधि से आपको नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका। अब उसके बाद विधि आपको लिखनी होगी और फिगर बनाना होगा। तो पहले आप फिगर बनाएं फिर आप विधि लिखें, ये हम आपको सजेशन देंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये फिगर बनाएंगे। सबसे पहले फिगर सिंपल है, अगर फिगर का मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँ शायद समझ पा रहे होगे कि सबसे पहले एक आपका ये चेंबर होगा, ठीक है, जिसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक होगा, इसमें टेम्परेचर होगा, इसी में अमोनिया और हम क्या करेंगे, वायु का मिश्रण प्रवाहित करेंगे या भेजेंगे। इसके पश्चात इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और किस रूप में होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक नलिका से होते हुए आपके अगले स्तंभ यानी ऑक्सीकारक स्तंभ में जाएगा, जहाँ NO का NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होगा। इसके बाद फिर इसे हम एक जल वाले चेंबर में भेज देंगे, जल के अवशोषण चेंबर स्तंभ में या चेंबर में, ठीक है, यहाँ स्तंभ लिखा हुआ तो आप स्तंभ भी लिख सकते हो, चेंबर भी लिख सकते हो। तो अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं, जल अवशोषण स्तंभ, ठीक है। तो शेष गैसें जो होंगी वो वापस निकल जाएंगी, उनका फिर से हम इसी में एंटर करा देंगे। तो इस क्योंकि NO जो बचेगा ना आपका, जो दोबारा नाइट्रस एसिड जो टूटा होगा HNO2, वो आपको फिर से उससे जो NO निकला होगा उसको फिर से इसी चैम्बर में हमको भेजना पड़ेगा। तो वो बना नहीं है इसमें, आपके लिए वो है, अंडरस्टूड बात है, समझ सकते हो। तो इस ये झामा पत्थर रखा हुआ है, क्वार्ट्ज के टुकड़े, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इधर से गैस गई, गैस ऊपर जा रही है, वाटर का बौछार होगी और उससे क्या हो जाएगा, ये HNO3 और HNO2 का मिश्रण आपको मिल जाएगा, और HNO2 ब्रेक फिर से टूट जाएगा और वो टूट के आपको क्या दे देगा, HNO3 NO और H2O। तो इसीलिए तनु बोला गया क्योंकि H2O बन रहा है, तो एकदम गाढ़ा घोल तो नहीं मिलेगा नाइट्रिक एसिड का, थोड़ा पतला तनु, ठीक है, डाइल्यूटेड मिलेगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, सांद्र नहीं होगा, तनु होगा। तनु मतलब 50% से सांद्रता जो है कम रहेगी। इसके बाद फिर अब विधि में आपको यही लिखना है जो मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार आप किस तरीके से लिखेंगे इसको अच्छे से देख सकते हो। देखिए विधि में आपको क्या करना होगा, इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु को 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। पहला काम यही हुआ था ना हम लोगों का, बस रेशियो मैंने आपको नहीं बताया, तो 1:9। जो अमोनिया होगी वो कम होगी और जो ऑक्सीजन होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। 1:9 पे भेजना है किसको, अमोनिया और शुद्ध वायु को यानी ऑक्सीजन गैस को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे प्लेटिनम उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे। अब 95% जो होगा वो अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीकृत नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको फिर अगले उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात फिर क्या होगा, जो NO2 होगा उसको हम जल अवशोषक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर ऊपर से जल की बौछार गिर रही होती है और गैस झामा पत्थर से होते हुए जब जल को अवशोषित करती है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल दोनों के मिश्रण के रूप में प्राप्त होती है। नाइट्रस अम्ल पुनः विघटित होकर आपका नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, NO आपको देता है, ठीक है। तो इस प्रकार शेष गैसों को वापस हम पुनः कक्ष में भेज लेते हैं और इस प्रकार हमें नीचे
तली पे नाइट्रिक अम्ल तनु अवस्था में प्राप्त, तरल अवस्था या लिक्विड अवस्था में, तनु तो है ही, सांद्रता गाढ़ापन उसका तनु है, परंतु अवस्था उसकी कैसी है, वो है लिक्विड या द्रव अवस्था में। ठीक है, तो ये आपका हो। अब हम लोग इसकी अपक्रियाओं की बात करेंगे। तो आपसे बोला गया कापर की रिएक्शन, ठीक है, कापर से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, तो बिल्कुल सेम जैसे आपके स्टेनस की हो रही है उसी तरीके से आपकी रिएक्शन होनी है। कापर जब आपकी रिएक्शन करेगा किससे, HNO3 से, तो आपको क्या फॉर्म करेगा, तो जैसे यहाँ पर स्टेनस नाइट्रेट बन रहा है तो सेम इसी तरीके से कापर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा आपका, कापर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में साथ में क्या निकलेगा, NO, ठीक है, और प्लस के आपके क्या निकल जाएंगे, H2O निकल जाएगा। तो बैलेंस करने की बात रही, तो अगर इसको हम बैलेंस करें तो देखिए CuHNO3 है, होल ट्वाइस है, ये कैन है, तो इसको हम जब फाइनली बैलेंस करेंगे तो आपके कापर में 3 लगेंगे, ठीक है, और HNO3 में आपके 8 हो जाएंगे, और CuHNO3 हीट एंड ट्रायल से करेंगे, वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे इसलिए, क्योंकि इनको आयोनाइजेशन मेथड से और ऑक्सीकरण मेथड, 2 मेथड होते हैं, उनसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप हीट एंड ट्रायल से करे रहेंगे, आप काफ़ी समय लगेगा आपको, और मैं जल्दी बता भी दूँ कि यहाँ से इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं लाइव पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद फिर इसी तरीके से आपकी स्टेनस वाली रिएक्शन है, उसमें भी HNO3 ने किया, तो उसमें भी आपको क्या मिला, स्टेनस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट मिला और वाटर मिला। पोटेशियम आयोडाइड से भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में या किसी दूसरे ढंग से आपसे पूछी जा सकती है। इसमें क्या है, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड अगर HNO3 से रिएक्शन करेगा तो आयोडीन गैस देगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और आपका NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, कैसे पता चलता है कि नाइट्रेट कब पढ़ना है, नाइट्रिक कब पढ़ना है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है और यहाँ पर +5 है, तो जब +5 होती है तो 8 लगा के पढ़ते हैं, जब +2 होती है तो 1 लगा के पढ़ते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन ये लैब की एक रिएक्शन है टेस्ट करने की, नाइट्रेट ग्रुप को, NO3 ग्रुप को पहचानने की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, अगर लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों से दूसरी रिएक्शन क्या बोली गई थी, फास्फोरस की रिएक्शन बोली गई थी, किसकी, तो फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, इनसे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फास्फोरस की जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हम लोगों को आर्थोफास्फेट मिलता है। ठीक है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बोल दिया जाता है, तो इसको आर्थोफास्फेट या हाइड्रोजन फास्फेट बोलेंगे हम लोग, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और या कहें हाइड्रोजन फास्फेट, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट अगर सल्फर से करेंगे तो सेम, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, वहाँ फास्फेट बना, यहाँ सल्फेट बना, और इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। फिर आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन से रिएक्शन कराने में क्या बन जाएगा आपका, आयोडीन से रिएक्शन करने में भी सेम, बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, इसमें आयोडेट बना, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। जिंक मेटल से अगर रिएक्शन करेंगे तो जो ऊपर नाइट्रेट बने थे नाइट्रेट बन जाएगा, और देखिए ये यहाँ पर थोड़ा जरूर चेंजमेंट है, इसमें N2O फार्म हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी जगह, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो क्लियर है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर अदर चीज़ें मैं बताऊंगा फिर, क्योंकि मेरा तो टारगेट है कि आपको पूरा आंसर पेपर सॉल्व करा दूं, लेकिन छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं वो भी आप याद रखिएगा, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ही सब बनते हैं कि लाफिंग गैस क्या है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हम नेक्स्ट है छठे के का ही अथवा का क्वेश्चन, उसमें आपको रिएक्शन पूछी गई है, तो आपसे पहली रिएक्शन पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब ओजोन क्रिया करता है लेड सल्फाइड से। तो जब हम लेड सल्फाइड की रिएक्शन ओजोन से कराएंगे तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो इसमें आपका लेड सल्फेट फॉर्म होगा। क्या होगा, लेड सल्फेट, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये ऑक्सीडेशन करा देगा, ठीक है ना, लेड सल्फेट का। तो लेड सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, PbS, लेड सल्फाइड क्या होता है, PbS, ये रिएक्शन करेगा ओजोन से यानी कि O3 से, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, इससे फॉर्म हो जाएगा PbSO4, और आपका क्या बन जाएगा, प्लस में साथ में ऑक्सीजन गैस, क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन गैस। अब बात रही बैलेंस करने की, तो देखिए PbSO4, अगर PbSO4 बना है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को इसमें O3 एक जगह है, सबसे कम जो डिसबैलेंस हुआ है वो आपका क्या है, S, तो वो तो सिंगल आपका बैलेंस है। Pb भी आपका क्या है, बैलेंस है पहले से ही। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन में देखें, एक ऑक्सीजन, जैसे O2 से एक ऑक्सीजन निकला तो आपको SO4 बनाना है, 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसका मतलब आपको 4 तो ओजोन लेने ही पड़ेंगे, तो 4 O2 भी निकलेंगे, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, 4 3 12 और 4 2 8 और 4 12 हो जाएंगे आपके बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में जो ये का नंबर मतलब फर्स्ट का ये जो रिएक्शंस हैं, तो का नंबर हो गई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। अब आपकी किससे रिएक्शन बोल रहे हैं, सेकंड खा नंबर पे आपसे बोला जा रहा है, खा नंबर पे आपसे कहा जा रहा है जली पोटेशियम आयोडाइड विलयन से रिएक्शन। तो जब जली पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या हो गया आपके पास, Ki की रिएक्शन किससे करानी है आपको जली है यानी H2O तो रहेगा ही साथ में, इसकी ओजोन से रिएक्शन करानी है, किससे करानी है, ओजोन से, O3 से। तो जब O3 से कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये इसमें भी आपका जो एक KOH बनेगा और आयोडीन गैस बनेगी, आपका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जब ओजोन से एक निकलेगी तो, और Ki का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या दे देगा, ये बन जाएगा आपका KOH, और प्लस में क्या हो जाएगा KOH, साथ में जो I2 होगा, I माइनस है तो I माइनस से I2 बन गया, यानी माइनस से 0 हुई तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ठीक है,
और इसके बाद और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी आपकी। ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक। इसके बाद गा नंबर की बात करते हैं अगर हम, तो गा नंबर में आपसे क्या बोला गया, गा नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड से ओजोन की रिएक्शन करानी है आपको। किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अभी भी पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, और NO की रिएक्शन जब हम O3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सा साफ साफ दिख रहा है NO2 हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, प्लस में O2 निकल जाएगा। सीधी सी रिएक्शन है, उसमें आपको कुछ कन्फ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, O2 है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, O2। अब नेक्स्ट आपसे साथ में लाइट निकलेगी, ये तो आप जानते ही हैं, एनर्जी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। इसके बाद फिर सेकेंड पार्ट, अथवा का ही सेकेंड पार्ट। अभी अथवे में ही बहुत सारा मटेरियल है। क्या, सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों की संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए ऑक्सीजन मेटल से किस प्रकार से अलग अलग ढंग से जुड़ी होती है। तो देखिए सल्फर के जो 4 ऑक्सी अम्ल हैं, तो उनमें सबसे पहले हम संरचना सूत्र क्रम से आपका बना रहे हैं। नंबर 1 पहले का हम बना रहे हैं। तो देखिए पहले सबसे सिंपल आपका जो आता है वो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा आता है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल। अब सल्फ्यूरस अम्ल का जो संरचना सूत्र है वो आपका क्या है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का संरचना सूत्र जो अणु सूत्र है वो तो H2SO3 हो गया, ये तो हम सब लोग जानते हैं। और संरचना सूत्र बात करें तो एक यस एलिमेंट में 2 लोन पेयर होंगे और एक ऑक्सीजन के साथ उप सहसंयोजक बंध होगा, और एक सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और एक ही हाइड्रोजन से कंबाइंड होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये संरचना सूत्र किसका है, ये संरचना सूत्र हमारे सल्फ्यूरस अम्ल का है, ठीक है। फिर इसी में सेकेंड नंबर से दूसरा कौन सा आएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 बड़ा काम, तो उसकी बात करें, जो सेकेंड नंबर है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या रहेगा, सेकेंड आपको बताते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल में फार्मूला तो सबको पता है H2SO4। अब इसका अगर हम संरचना सूत्र स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरीके का होगा, तो एक जो सल्फर एटम है तो 2 आपके सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध जिन्हें हम बोलते हैं, इनसे आपका अटैच होता है, ठीक है, सल्फर। तो इस तरीके से सल्फर अपना ऑक्यूपेस पूरा करता है, बाकी ऑक्सीजन भी करते हैं, और इनसे एक एक H जुड़ा होता है यानी सहसंयोजक बंध के साथ, ठीक है। तो ये आपका ये जो एरो वाला बॉन्ड मैं बना रहा हूँ ये उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का भी बन गया, 2 अम्ल आपके हो गए। अब मैं तीसरा अम्ल आपको बताता हूँ, तीसरा अम्ल कौन सा है, तो तीसरा अम्ल आपका है, तीसरा अम्ल है थायोसल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा, थायोसल्फ्यूरस अम्ल। तो थायोसल्फ्यूरस अम्ल कैसा होगा, इसका नाम तो शायद ही आपने कभी सुना हो, अगर साल भर पढ़ाई की होगी तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन फिर भी किसी रीजन बस आपने नहीं पढ़ाई कर पाई या टीचर ने आपको नहीं बताया तो आप जान जाइए, सल्फ्यूरस अम्ल जो थायोसल्फ्यूरस अम्ल है, तो इसका फार्मूला ये जो समेट के लिखा जाता है एक साथ इकट्ठे H2S2O2, ये क्या है, अणुसूत्र है, मालिकुलर फार्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये क्या है, संरचना सूत्र है ना। संरचना सूत्र इसका क्या रहेगा, तो इसका संरचना सूत्र 2 यस है, तो इसका मतलब है O की जगह पे आपका यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा होगा, और बाकी 2 जिस तरीके से ऑक्सीजन आपके जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट नहीं कोवैलेंट से, सिंगल बॉन्ड को कोवैलेंट बोलते हैं, सिंगल या डबल बॉन्ड को कोवैलेंट ही बोलते हैं, ठीक है। और इससे फिर हाइड्रोजन, ठीक। इनमें 4 आपके अनबॉन्डेड अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर हैं अनबॉन्डेड हैं, जो संयुक्त नहीं है किसी से, आबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे उपस्थित हैं, और इसमें जो थे तो उन्होंने एक इसमें रहेगा भी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अगला होगा थायोसल्फ्यूरिक, ये थायोसल्फ्यूरस है, ऑक्सीजन की जगह पर क्या कर दिया था, सल्फर। अब नेक्स्ट वाला जो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल होगा उसमें भी क्या कर देंगे, एक O की जगह एक S कर देंगे। तो 4 नंबर में क्या है आपका, 4 नंबर का भी देख लेते हैं हम लोग। तो 4 नंबर में थायो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ये फा बना हुआ है ध्यान रखिएगा, फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, H2S2O3, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर तो यस, और इससे O तो आपका जुड़ा ही होगा और H भी होगा, और इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा, लेकिन एक आपका क्या जुड़ा होगा, सल्फर जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, सल्फर, और बीच में लोन पेयर नहीं रहेगा। बाकी इसमें आपके 6 जो है अनबांधी इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधी है ना,
अनबाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इसमें आपके 4 होंगे, ठीक है, इसमें भी आपके कितने होंगे, 4 होंगे। इनको आप बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरीके से इस सल्फर में ऑक्सीजन का ही एलिमेंट है फैमिली का, उसी परिवार का है, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके 4 हो गए ऑक्सीजन, ठीक है, जो आपके सल्फर के, ठीक है, सल्फर के 4 ऑक्सीजन जो हमें बताने थे। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन। तो देखिए 6 का खा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एल्किल फेनिल ईथर, ये क्या है, एल्किल है, एल्किन नहीं है, एल्किल। एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखिए तथा एनीसोल की निम्नलिखित से क्रिया दिखाइए। तो देखिए एनीसोल का मैं आपको पहले फार्मूला बता दूं। बेंजीन रिंग के ऊपर आपको OCH3, तो ध्यान से देखिए ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया यानी R जिसको डिनोट करते हैं, और ये आपका हो गया एरिल, क्या हो गया, एरिल, ठीक है, इसको सॉरी फेनिल भी बोलते हैं, फेनिल। फेनिल तब होता है जब फिनॉल होता है, तो अगर इस बेंजीन के ऊपर OH माने तो क्या हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो R ग्रुप एक तरीके का ये भी है R डैश, तो और R डैश में बीच में O लगा है तो ये ईथर हुआ, तो जनरल एल्किल फेनिल ईथर ही हुआ, ये क्या हुआ, एल्किल फेनिल ईथर। तो इसकी जो रिएक्शन है वो हमको मैकेनिज्म बतानी है इसकी, ठीक है, क्रियाविधि। चलिए पहले क्रियाविधि बताते हैं फिर रिएक्शन करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्रियाविधि में क्या हुआ, आपका एक जनरल मान लीजिए OR और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका बेंजीन का, ये था आपके पास, ठीक। अब जब इसकी रिएक्शन हमने, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रॉगी, इलेक्ट्रॉन जो आपका बताया जा रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, यानी कोई प्लस वाला ही होगा। तो मान लीजिए कोई प्लस वाला, उसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि E प्लस, क्या हो जाएगा, E प्लस। तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक जो रीजेंट है, अभिकर्मक है, उसने अटैक किया इस पर, तो होगा क्या इसमें, तो इसमें होगा ये कि पहले ये आयोनाइज होगा, ठीक है, तो ये आपको फाइनल जो आपको प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, तो इसका कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, वो आके यहाँ पर इस पर अटैक करेगा। ये आपका OR बना हुआ है, यहाँ पर एक H, और ये इस जगह पे E ने अटैक करके जोड़ दिया, और जो डबल बॉन्ड है वो केवल डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो फिर बाद में जब अटैच होगा तब उस कंडीशन में तो ये वाला माइनस का ये पॉजिटिव होगा, वो भी ब्रेक करके हम पूरा रेजोनेंस से बताएंगे। पहले एक जनरल हम रिएक्शन बता रहे हैं आपको, तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये आपको फाइनल क्या दे देगा, OR बना ही रहेगा, और यहाँ पर ये E रिप्लेस होकर E आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका उसी तरीके से पूरा बना रहेगा। और H कहाँ गया, तो जो भी ये एसिड या जो भी होगा इसका निगेटिव वाला, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सेम आर्थो का भी बन सकता है और पैरा का भी बन सकता है, आर्थो का भी बनेगा और पैरा का भी बनेगा। तो पैरा जो होता है वो मेजर होता है, ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा बनता है। तो अब इसका जो मैकेनिज्म है वो पहले तो एक रिएक्शन आप करोगे, तो रिएक्शन में आप सिंपल ये वाली स्टेप आपको नहीं दिखा, मतलब ये पूरे इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये बीच वाली ना लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अब मैकेनिज्म अगर क्रियाविधि की बात करें तो देखिए क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो NCERT की बुक में होती है उसमें मेन स्टेप दिखाया जाता है, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं दिखाते, ठीक है। हमने क्या दिखाया कि सबसे पहले कोई आपका HE होगा तो वो ब्रेक हुआ होगा H प्लस में, और E H प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये तो गलत बात बोल रहे हैं हम, H प्लस क्यों होगा, जो आपका कोई भी जो पार्ट बना होगा, जैसे कि I2 या X जनरल ले लेते हैं, तो इसका एक पार्ट जब FeCl3 के साथ ये अटैच होता है तो ये आपका एक बना देता है FeCl4 माइनस और प्लस Cl प्लस। तो ये अब आपका क्या, कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन रागी हो गया ना। अब ये क्या करता है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी कुछ सिचुएशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें पहले से होते हैं, OR। तो ये अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ रहेगी। अगर ये आपने गोला बना दिया तो फिर आप अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अगर आपने डबल बॉन्ड बना दिए तो फिर गोला, ये जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये छल्ला जो बनता है डॉट डॉट, ये रेजोनेंस को दिखाता है, अनुनाद को, तो वो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। अब अल्टरनेट पे ये डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। अब होगा क्या, इस पर बहुत सारे लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आई है, और इसमें +R प्रभाव इफेक्ट होगा, रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा, धनात्मक जो है अनुनाद प्रभाव होगा, +R इफेक्ट जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ, ये यहाँ अटैक करेंगे तो ये आगे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा पीछे वाला पार्ट। तो इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका। तो ये निगेटिव हो गया, ये खड़ा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं होगा आपका इस जगह पे, अभी कहाँ बॉन्ड आ जाएगा वो तो बाद में आएगा। अभी यहाँ पे ये यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, और यहाँ डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी डबल हो जाएगा, O और R। नेक्स्ट इसके बाद फिर आपके पास और ऊपर क्या हो गया, एक लोन पेयर से बचेगा, ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसी तरीके से फिर इसकी नेक्स्ट अगली स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इस तरफ टूटेगा, तो ये पीछे प्लस हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे खड़े खड़े में आपके पास डबल बॉन्ड हो जाएंगे, खड़े खड़े जब डबल बॉन्ड हो जाएंगे, खड़े खड़े डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, माइनस, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये वाला प्लस माइनस आपका बॉन्ड बन गया है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, कौन सा, ये इस तरफ को टूटेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर मैं अलग कलर से दिखा देता तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। तो एक काम करते हैं, मैं कलर बदल देता हूँ तो जिससे कि आपको साइन समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए कलर के लिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ये एरो इधर था, ठीक है, ये इस तरफ, और इसके बाद जब दोबारा इस तरफ को, ये पहले से नेगेटिव था यहाँ पे, और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये पीछे पॉजिटिव बन गया और आगे नेगेटिव हो गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, ये तुरंत डबल बॉन्ड में नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अटैक अब कौन सा होगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव बॉन्ड हो जाएगा, मतलब माइनस का बन जाएगा पार्ट, और ये पोलराइज हो गया, ध्रुवित हो गया ना, और ये प्लस का हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो अब बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपका। अब अगर अगली बात करें स्टेप में, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आर, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, और ये आपका बॉन्ड एक यहाँ पे हो गया, एक इस जगह पे हो गया, और ख़त्म काम। फिर अब नेक्स्ट फिर ये अटैक होगा तो इसके फिर से वापस अपने लोन पेयर फिर से हो जाएंगे। तो आपको ये फर्स्ट वाला फिर से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर थे जिसकी वजह से आर्थो और पैरा दो पोजीशन पे। तो अब ये तीन स्ट्रक्चर आपको सेकंड स्टेप में बनाने होंगे। फर्स्ट स्टेप थी हमारी वो, और सेकंड स्टेप हो गई आपकी ये। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप पे जो आपका जो भी स्ट्रक्चर था, या तो आपका पैरा होगा या तो आर्थो होगा। तो पैरा वाला रिजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है डबल बॉन्ड ओ आर नेगेटिव, इसमें अटैक करेगा ई प्लस, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ ज़्यादा, और ये आपका क्या बना देगा, ये आपका ये नेगेटिव वाला पार्ट आपका इसमें जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड ओ आर, और रिजोनेंस तो चलता ही रहेगा आपका। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो ओ आर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अगल बगल नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा, ये इसमें है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ई, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक जो मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म मेन होता है कहाँ अटैक हुआ, किसने अटैक किया। तो मेजर मुख्य उत्पाद क्या होता है, पैरा वाला होता है, ध्यान रखिएगा, मुख्य उत्पाद यही है। और इसी तरीके से आपका आर्थो पे बन सकता है, वो मुख्य उत्पाद नहीं है, मेजर नहीं है, वो माइनर होता है, वो 2% बन, करीब 90%। तो जनरल रिएक्शन में कंडीशंस के ऊपर होता है कि क्या कंडीशंस दी गई हैं, तो उसी हिसाब से इनका एल्ड यानी उत्पादन भी अलग अलग होता है, किसी में 46%, किसी में 55%, तो कंडीशन के हिसाब से। अब नेक्स्ट इनकी हम लोग रिएक्शन करते हैं, जो इन्होंने हाइड्रोजन और फिडेलक्राफ्ट और नाइट्रीकरण बोले हैं, ठीक है। तो इनकी अगर रिएक्शन हम लोग करें तो सबसे पहले किसकी करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 हम लोग करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में आपको मालूम है कि आपको करानी तो एनीसॉल से ही है। तो एनीसॉल का मतलब क्या हो गया, और हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि Cl2 से रिएक्शन करानी है। किससे करानी है आपको, Cl2 से करानी है। तो तरीका आपके पास है, आप जिसको चाहें उस पर आप करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे अभी एग्जाम्पल में यही हम लोग ले लेते हैं कि एनीसॉल, एनीसॉल में OCH3 है, इसकी रिएक्शन किससे कराई गई, Cl2 से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में। तो ये FeCl4 माइनस बना देगा, Cl प्लस अटैक करेगा, और वो आपको क्या फॉर्म कर देगा, वो आपको दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, एक आर्थो वाला बनेगा और एक कौन सा बनेगा, OCH3 तो रहेगा ही रहेगा, एक आपका कौन सा बन जाएगा, आर्थो। अब देखिए इसमें मेन आपका क्लोरो ग्रुप रहेगा, कि किसको आप बोलोगे, है ना। तो इसको बोलोगे एनीसॉल तो था ही था, तो आर्थो क्लोरो एनीसॉल, और प्लस इसी तरीके से एक कौन सा बनेगा, पैरा वाला बन जाएगा आपका। पैरा में आपके क्लोरीन जुड़ गया, तो इसको क्या बोलोगे, पैरा क्लोरो एनीसॉल, एनीसॉल तो था ही था, ठीक है, एनीसॉल। इसी तरीके से आप Br2 की भी करा सकते हो, ठीक है। तो Br2 के लिए आपको जो मीडियम होगा, अगर हम Br2 से कराएंगे तो ध्यान रखिएगा एल्कोहलिक मीडियम लेना पड़ता है, CH2,5OH, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, बाकी सेम चीज़ हो जाएगी। अब इसमें मुख्य उत्पाद कौन है, ये आप याद रखिएगा। तो मुख्य आपका कौन सा है, पैरा वाला है, इस बात का खास ध्यान है आपको। अब नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड नंबर पर उन्होंने क्या बोला है, सेकेंड नंबर में आपसे बोला फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया के लिए क्या करते हैं, तो फ्रीडल-क्राफ्ट में याद रखिएगा एसिल या एल्किल ग्रुप को हम लोग रिंग में अटैच कराते हैं, उसको ही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो एनीसॉल आपका ये लिखा हुआ है OCH3, इसकी रिएक्शन किससे करानी है आपको, CH3Cl से भी करा सकते हैं और CH3COCl से भी करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंस किसकी होगी, तो ये निर्जल, ठीक है, क्या होगा, निर्जल AlCl3 होगा, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये भी आपको दो प्रोडक्ट देगा, एक क्या देगा, पैरा, और एक क्या देगा। अब यहाँ पे नेमिंग जो होगी ध्यान रखिएगा, CH3 ग्रुप इसमें अटैच होगा, OCH3 यानी एनीसॉल में। तो मेजर ग्रुप आपका मेथिलऑक्सी अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको मेथॉक्सी अलग बोलेंगे। अब इतने को हम टालुइन बोलेंगे अगर बेंजीनिंग में CH3 लग जाती है। तो जब इसका IUPAC नेम रखेंगे या नेम नॉर्मल भी रखेंगे, तो 4 मेथॉक्सी जो है इस यहाँ से नंबरिंग होगी, तो 1, क्योंकि कार्बन वाले ग्रुप को प्रॉपर्टी मिलेगी 1 2 3 4, और एक कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, इसमें एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, इसको बात के लिए रखना, एक प्लस में आपका प्रोडक्ट, ठीक, आर्थो वाला बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें OCH3
और आर्थो वाला हो जाएगा CH3। तो उसमें 2 हो जाएगा 1, 1 के बाद 2, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे 2 मेथॉक्सी एलोइन, ठीक है। और इसी तरीके से एसिल सम ग्रुप बोलेंगे तो आपके इतना पार्ट अटैच होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये आपके थे कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको इतना ही लिखना है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि रिएक्शन देनी है ना कि आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फिर थर्ड नंबर पे है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से आपको रिएक्शन करानी है। किससे करानी है, HNO3 से। तो सेम तरीका, मेथड सब कुछ सेम। एनिसॉल से ही आपको करानी हो तो कन्फर्म में उन्होंने बोल रखा है। तो एनिसॉल यानी कि आपका क्या हो जाएगा OCH3 और प्लस आपका क्या है सांद्र HNO3 रहेगा जब भी हम क्या कराएंगे, नाइट्रीकरण कराएंगे। तो HNO3 और क्या रहेगा साथ में H2SO4, क्या रहेगा H2SO4, ठीक है। ये कैसा रहेगा, तनु रहेगा पतला सा। तो ये क्या रिएक्शन में दे देगा, फिर दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। एक कौन सा बनेगा आपको, एक बनेगा OCH3 आर्थो वाला आपका बनेगा, है ना, NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, और एक आपका कौन सा बनेगा, एक आपका पैरा वाला ग्रुप बनेगा। एक कौन सा बनेगा, पैरा वाला कंपाउंड बनेगा। तो पैरा नाइट्रो, ठीक है, एनिसॉल, और एक क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल, एक आर्थो नाइट्रो आर्थो एनिसॉल, है ना, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। तो ये आपके क्या हो गए OCH3। तो ये इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, जो है ये रिएक्शन हो गया अथवा। अब इसके अथवा के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 6 की खा का अथवा क्वेश्चन आपको, जिसमें आपको 4 रिएक्शन ही देनी है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आइए अब जब इनकी रिएक्शनों की भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें भी रिएक्शन लिखनी है, आपको कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी है। तो अगला है आपका कि आप देखिए पहला इसमें जो मिला है, बोला गया आपसे क्या कि लकड़ी के भंजक वाष्पन से मेथेनॉल निकालो। तो लकड़ी के भंजक वाष्पन से जो मेथेनॉल है, तो इसकी कोई एक एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं है आपकी। इसमें क्या होता है, आपको ये लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हम लोग करते क्या है, रिएक्शन आप थ्योरेटिकल वर्ड के फॉर्म में, शब्दों के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लकड़ी का जो भंजक वाष्पन करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वायु की अनुपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे का रिटार्ड नाम का एक उपकरण होता है, तो उसमें हम लोग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको हम लोग वायु की अनुपस्थिति में हवा ना जाने पाए, तो जल जाएगा, जलने ना पाए, उसको लोहे के रिटार्ड में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, हमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिसे हम बोलते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल। इसमें जो है कई सारे कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। इसका जब हम लोग आश्वन कराते हैं, क्या कराते हैं, आश्वन, तो आश्वन कराने पर आपको एक कास्ट स्प्रिट मिलती है। क्या चीज़, कास्ट स्प्रिट। ये जो कास्ट स्प्रिट होती है, इसी में 70 से 80% तक आपका क्या होता है, मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH होता है, और इसी का फिर हम आश्वन करके क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल आपको निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें जो आपको लिखना चाहें रिएक्शन के फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि लकड़ी, ठीक है, एरो, फिर हमको क्या बोला गया, भंजक आश्वन, तो आप यही लिख देंगे भंजक आश्वन, भंजक आश्वन। तापमान क्या रहेगा आपका, तो तापमान है आपका कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रहता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। फिर इससे क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, पायरागोलोनियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका आश्वन करेंगे। क्या करेंगे, आश्वन, सीटी वाला सा बनता है आश्वन, ठीक है, आश्वन। तो आश्वन किया तो हमें क्या मिलेगा, स्प्रिट, क्या मिलेगी, कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट। अब ये जो कास्ट स्प्रिट आपकी मिली, इसी में क्या है आपका 70 से 80% क्या है, 70 से 80% आपका एल्कोहल है, क्या है, CH3OH। तो ये आपके बनाने का मेथड है, ठीक है। ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं, आपको लिखना भी यही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला सेकंड नंबर में आपसे क्या बोला गया है, सेकंड नंबर में आपसे बोला गया है कि शर्करा के किण्वन से एथेनॉल बनाइए। तो शर्करा का किण्वन, तो शर्करा यानी सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, C12H22O11, ठीक। इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका किण्वन करते हैं यानी फर्मेंटेशन करते हैं, वो भी किसके, इन्वर्टेज नाम के जो है एंजाइम में। तो इन्वर्टेज जब इसका किण्वन करता है तो वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6, और प्लस में सेम यही फार्मूला C6H12O6। अब ये जो एक क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है, फ्रक्टोज। आप क्या करेंगे, जो आपका ग्लूकोज है C6H5O6 यानी कि ग्लूकोज, ये एक एंजाइम होगा जाइमेज। कौन सा होगा, जाइमेज। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एथिल अल्कोहल में, C2H5OH प्लस CO2। ये आपका मिल गया एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग,
अगला आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्केलीन तथा ईथर बनाइए। ठीक है, तो आइए इसको भी सीखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। ये आपने 10th में खूब पढ़ी हुई है, ये भी रिएक्शन है आपने 10th में पढ़ी हुई है, वही सारी रिएक्शंस हैं। अब थर्ड नंबर में बोला एल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो एल्कोहल हम लोग जानते हैं C2H5OH की H2SO4 से पहले रिएक्शन कराते थे, तो ये क्या बना देता था, वाटर निकाल के C2H5OH HSO4 क्या बनता था, HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या निकलता था यहाँ पे वाटर निकलेगा। ठीक है, माइनस लगा के एरो के नीचे लिख दिया जाता है। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना, इससे क्या करेंगे, इसको दो तरीके से गर्म कर सकते थे। C2H5OH HSO4, OH बार बार लिख देते हैं, HSO4, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट हीट कर देंगे तो ये क्या बना देगा, एथिलीन्स। ठीक है, C2H4 + H2SO4। अगर हम लोग एल्कोहलिक इसी को किसके साथ गर्म करें, एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट को ही, अगर हम, ये टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर यही हम लोग एक 160 डिग्री सेल्सियस पर, नहीं ये टेम्परेचर था आपका जो है 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इसी को हम लोग एल्कोहलिक किसके साथ, एल्कोहलिक C2H5OH के साथ ट्रीट करें, कितने से, 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपका क्या दे देगा, तब आपका बन जाएगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। तो आपका ये एथिल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद करते हैं। अगला है आपका सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। तो ये देखिए सोडियम एथॉक्साइड से, तो सोडियम एथॉक्साइड आपका क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड, चौथे नंबर पे सोडियम एथॉक्साइड होगा C2H5ONa। इसकी रिएक्शन हम किसी भी हाईलाइट से करा दें, ये विलियम संश्लेषण, ये जो असममित असिमेट्रिक आपके जो ईथर होते हैं उनको बनाने का एक मेथड है, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, सिंथेसिस है ना, विलियमसन सिंथेसिस या विलियम संश्लेषण विधि। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हाईलाइट ले लेते थे। इसको जब हम लोग गर्म करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, C2H5O C2H5 और प्लस NaI। ठीक है, ये बड़ा इजी है मेथड। यहाँ पे हम कितनी भी चैन ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। तो जैसे अभी तो इसमें एथिल दोनों साइड लगा हुआ है, C2H5 तो उससे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये असममित ईथर जिसमें सिमेट्रिक ना रखने हो, ये मेथड है विलियमसन संश्लेषण का, ध्यान रखिएगा, इसको भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हमारा वीडियो का पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम अथवा के भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ, तो इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 7 के का की बात अगर हम करें तो 7 के का में और आपका जो उधर पीछे क्वेश्चन था 6 नंबर का, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना, वहाँ एनिसॉल था, OCH3 लगा था, वहाँ पे आपका पहले से ही क्लोरीन लगा होगा। ठीक है, तो हम पहले अगर रिएक्शन करें, इसकी बात, एक इलेक्ट्रॉन रागी रिएक्शन दिखाएं, तो आपके पहले से ही बेंजीन रिंग में अगर क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो ये क्या हो गया, हेलो, एक जनरल हो गया, एक्स लिख देते हैं जनरल। ठीक है, हेलो एरिन का तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे, तो हेली एरिन एक्स चलो कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हेली एरिन बोल रहे हैं वो। अब इसकी इलेक्ट्रॉन रागी तो हम एक Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, किसे करा रहे हैं, H2 भी लिख सकते थे इसकी जगह पे, और FeCl3 जो आपका उत्प्रेरक होगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा आपका, आर्थो या पैरा पे आपके क्या लगेंगे, क्लोरीन लगेंगे। ठीक है, यक्स तो लगा ही हुआ है आपका पहले से ही, और ये आर्थो और पैरा पे क्या लगेगा, एक आर्थो पे Cl और एक पहले से ही लगा हुआ ही था। तो अब इसका नेमिंग अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर दोनों जगह क्लोरीन ही है तो क्या बोल देंगे, डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो। लेकिन अगर अलग अलग है तो उनके अलग अलग नेम बोल देंगे, नंबरिंग कर देंगे प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप जैसे वहाँ पे किया था सेम वैसे ही आपको करना है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। जो मैंने आपके पीछे वाले अभी कराया, मैंने आपको वही चीज़ करनी है, बस ग्रुप आपकी जगह पे एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही हो सकता है, तो फ्लोरीन नहीं लिया जाता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। यहाँ पे एक्स की जगह पे आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है। और जो मैंने अभी आपको बताया था OCH3 वाला क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, और बात रही अब इसके रिएक्शन की, तो रिएक्शन भी सेम है, आपकी हाइड्रोजन वही होगी, नाइट्रोजनीकरण है ना, वो भी सेम होगी। सल्फोनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सल्फोनेशन की रिएक्शन कैसे करेंगे हम लोग, तो आपका जो एक हाइड्रोजन है आपके पास, हेलोएरिन कोई, मान लीजिए क्लोरो ही है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है, तो इसकी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, ठीक है, तो जो HSO3 वाला पार्ट होगा, HSO3 वाला पार्ट, तो वो आपका या तो आर्थो पे जुड़ेगा और या तो पैरा पे जुड़ेगा। तो पहले किस पे जुड़ेगा आपका S, तो ये देखिए SO3 पहले लिख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि S से जुड़ता है ना, और H बाद में लिख दिया जाता है इस तरफ या इस तरफ, और ये क्लोरीन तो पहले से जुड़ा हुआ ही था। एक ये बनेगा और प्लस दूसरा इसका क्या बन जाएगा, एक पैरा वाला बनेगा। ठीक है, HSO तो SO3H इस तरीके से लिख दिया जाता है। बाकी चीज़ वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बनाइए या तो ये रिंग बना दीजिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्योंकि क्या गारंटी है कि आप जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से होगा, एक छोड़ के बनाना है शायद उसके बाद वाले से स्टार्ट हुआ हो, तो इसलिए रेजोनेंस के कई स्ट्रक्चर होते हैं तो उनको मिला के कंबाइन बना दिया जाता है, तो ये ज़्यादा सही होता है बनाना।
तो ये आपका हो गया 7 का नंबर, ठीक है। अब 7 के का में जो अथवा नंबर है, एल्केनॉल से एल्किल हाइलाइट बनाने की 5 रिएक्शन लिखनी है। तो आइए हम लोग 5 रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 रिएक्शन कौन कौन सी हैं, जरा एल्केनॉल से एल्किल हाइलाइट बनाने की 5 रिएक्शन करते हैं। अब अगर कुछ रिएक्शन आप जानते हो अच्छे से, खूब की हैं, लेकिन पता नहीं कि ये अच्छा यही वाली है क्या, अब देखना ये क्या आप नहीं जानते हो। जब हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 फर्स्ट बताने जा रहा हूँ मैं। अगर एल्कोहल है, ठीक है, जनरली बोली है, कोई उन्होंने पर्सनल तो बोली नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉर्म करता है, एल्किल हाइलाइड ही तो बनता है, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही जनरल है, प्यारे लाल वाली है ना, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर लाल फास्फोरस से रिएक्शन कराई जाए, किससे, लाल फास्फोरस से, तो पी फास्फोरस है वो भी कैसा है, लाल। तो प्यारे लाल से याद रहेगी आपको शायद, है ना। X2 यानी किसी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, ये X2 से रिएक्शन होगी, X2 से, और X का मतलब यहाँ क्या है, या तो ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, RX जनरल हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से प्यारे लाल यानी P है, क्या है, P लाल फास्फोरस, ठीक है, नीचे लिख दीजिए P इस तरीके से। फिर थर्ड नंबर की बात करें अगर हम लोग, तो थर्ड नंबर में कौन सी है, बिल्कुल जानी मानी रिएक्शन आपकी, कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें, NaBr NaCl, तो Cl इतना रिएक्टिव नहीं होता, नहीं करता, लेकिन साल्ट की वजह से सोडियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है वहाँ पे, तो इस Br या आयोडीन की ज़्यादा कराई जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, RBr प्लस NaOH, ठीक है। इसके बाद फोर्थ की अगर हम बात करें, एक और ले लें क्योंकि हमें 5 करनी है, तो 3 तो आपको समझ में आ गई होंगी। एल्कोहल की अगर सोडियम ब्रोमाइड से कराएंगे तो हमें एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से हम करते हैं एक ROH एल्कोहल की, एल्किल एल्कोहल की SOCl2 से, किससे कराते हैं, SOCl2 से। तो ये आपको क्या बना देगा, तब भी आपको एल्किल हाइलाइट मिलेगा, ठीक है, और SO2 गैस निकल जाएगी। थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। इसकी रिएक्शन जब कराएंगे HCl। फिर एक 5 नंबर में अभी एक और बचती है, तो 5 नंबर में अगर हम करें तो एक लास्ट रिएक्शन आपकी जो है PCl5 से कराइए, ये फेमस है, आपने काफ़ी की होगी। PCl5 से भी कर सकते हैं, PCl3 से भी कर सकते हैं। तो अगर हम PCl5 से करते हैं, किससे करते हैं, PCl5 से, तो आपको क्या क्या फॉर्म हो जाएगा, तो आपके जो बनेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, एक तो मेन आप जो हाईलाइट बना रहे हैं RCl, ठीक है, मेन तो ये प्रोडक्ट हो गया, प्लस उसके बाद POCl3 बन जाएगा, फास्फोरस आर्थोक्लोराइड, फास्फोरिक अम्ल भी बोल देते हैं इसको, और HCl, ये आपके 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी 7 का और उसका अथवा भी हो गया। अब हम लोग 7 के खा की बात करते हैं और उसके अथवे की बात करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे कैसे होंगे वो। इसमें भी आपकी सारी रिएक्शन ही है। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एसिटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल बनाना है आपको, क्या बनाना है, एसिटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग, आइए। तो एसिटोफिनोन से बेंजीन, तो अब एसिटोफिनोन क्या है आपका, तो ध्यान रखिएगा, देखिए एनीसॉल एसिटोफिनोन में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये COCH3 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या आपको इसका अपचयन कराना है, रिडक्शन कराना है, तो मेन जिंक अमलगम सबसे अच्छा यही है, जिंक और मरकरी के मिक्सचर को जिंक अमलगम बोलते हैं, और कंसनट्रेटेड HCl होता है, ध्यान रखिएगा इसमें कंसनट्रेटेड HCl। तो ढेर सारे हाइड्रोजन मिल जाते हैं आपको, नौसेंट जो है नवजात, तो उससे आपके फॉर्म हो जाता है क्या, CH2 और CH3, एक पहले आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, CH2 CH3 एथिल बेंजीन, है ना। और जब इसका आप KNO4 से रिएक्शन कराएंगे, किससे, यानी इसका अपचयन कराएंगे फिर से, KNO4 से ऑक्सीकरण होगा, तब आपको ये देगा क्या, तब रिएक्शन करके आपको कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, COOH, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट नंबर हो गई। फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर की बात करें, एसिटोफिनोन से क्या बनाना है आपको, सोडियम बेंजोनेट बनाना है, क्या बनाना है, एसिटोफिनोन से सोडियम बेंजोनेट बनाना है। तो अब देखिए इसी स्टेप में जुड़ी हुई है रिएक्शन, एसिटोफिनोन तो यही है, कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं, ठीक। अब एसिटोफिनोन से ही आपको क्या कर देना है, यहाँ तक तो आपको बेंजोइक एसिड तक तो बनाना ही पड़ेगा, बेंजोइक एसिड से इसी की रिएक्शन आप कर दीजिए किससे, सोडियम से, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोनोएट, क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोनोएट। सोडियम बेंजोनेट ध्यान रखिएगा एक परिरक्षक है, प्रिजर्वेटिव है, अचार में या चीज़ सामान में खाने वाली में इसमें डाल दिया जाता है तो वो चीज़ें खराब नहीं होती हैं, वो बच जाती हैं, काफ़ी दिन तक उनको खाया जा सकता है। सोडियम बेंजोनेट एक परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव के तरीके इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका थर्ड पार्ट एथेनॉल से, सेकंड तो हो गया आपका, अब थर्ड नंबर इसी से जुड़ा हुआ तो है नहीं, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इसको हटा देते हैं फिर नया करते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्या है, थर्ड वाले में एथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट टू इनल। तो देखिए इन भी है, अल भी है, ठीक है ना, तो इनल यानी डबल बॉन्ड आ गया, और अल का मतलब CHO ग्रुप आ गया, तो इन भी आना है और अल भी आना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो
एथेनल का मतलब तो एल्डिहाइड हो गया, तो CH3CHO है जो आपका, ये है एथेनल। अब इस एथेनल का आपको डाइल्यूट HO NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, NaOH के साथ, तो आपको एल्डोल मिलेगा। क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन है ये। तो एल्डोल जब मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO, फिर इसको हम लोग हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट। तो हीट कर देने पे आपको, यानी एल्डोल को जब हम हीट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या H2O वाटर बाहर निकाल देगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा। यही आपका क्या है? यही आपका ये कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड ब्यूट टू ईनल, ईन भी है और अल भी है, ठीक है। ये अल ग्रुप है और ये ईन ग्रुप है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका ये एलिमिनेट हुआ। अब नेक्स्ट अगला क्या है, जो आपका 4th नंबर था, वो है मेथेनल से मेथेनॉल। मेथेनल से तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है? रिडक्शन कराना होगा। मेथेनल यानी कि CHO ग्रुप है और ऑल में बदल देना है, तो आपको यानी उसमें क्या करा देना है? आपको सीधी सी बात है, उसमें सिर्फ रिडक्शन कराना है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं कराना है इस वाले में। रिडक्शन मतलब आप समझते हैं अपचयन, तो इसको अगर हम लोग कराएं तो क्या हो जाएगा? मेथेनल यानी कि HCHO हो गया, और इसका आपको रिडक्शन किससे करा सकते हैं? LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, सबसे अच्छा यही है, नहीं तो सोडियम बोरान टेट्राहाइड्रेट NaBH4, ठीक है। देखिए इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं LaTH, कोई अदर चीज़ नहीं है, ये चीज़ एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, इसी तरीके से इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? सोडियम बोरान टेट्राहाइड्रेट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सोडियम का तो कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? CH3OH। तो ये इस तरीके से आपका मेथिल अल्कोहल बन गया। लास्ट आपका 5th नंबर पे क्या है? बेंजिल एल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल एल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग वही एल्डोल कंडेंसेशन वाली जो रिएक्शन थी, तो उसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। उसके लिए जब हम लोग करेंगे रिंग वाले के लिए, तो क्या चीज चेंज हो जाएगी, वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। आपको देखो ये कैनिजारो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो होगी। यहाँ पे आपको एक ही रिएक्शन में उसमें बहुत सारा इसमें मिक्स करा लिया आपसे। बेंजिल एल्डिहाइड क्या हो जाता है? CHO, ठीक। अब इसमें इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो तब हम NaOH से रिएक्शन अगर कराएंगे इसकी, तो आपका डायरेक्ट आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा सोडियम बेंजोनोएट और एक बनेगा आपका बेंजिल अल्कोहल। यानी एक कंपाउंड में आपके क्या जुड़ जाएगा? एक ब्रेक हो जाएगा आपका बेंजोइक सोडियम बेंजोनोएट में, सोडियम का लवण बन जाएगा आपका साल्ट, और एक आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH। तो ये है आपका बेंजिल अल्कोहल। ये क्या है आपका? यही मेन प्रोडक्ट है आपका बेंजिल अल्कोहल, जो आपसे बोला गया था, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैनिजारो अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया है? कैनिजारो। तो आप फुटकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी इसमें रिएक्शनें घुमा फिरा के चाहे जैसे कराई गई हो आपसे कराई गई हैं। कैनिजारो भी मिल गया, एल्डिहाइड कंडेंसेशन भी मिल गया, विलियम सिंथेसिस भी मिल गया आपको, ठीक है ना, अल्कोहल बनाने के भी मिल गए। ये खुद में अगर आपने 2 सेट कर लिए तो समझ लिया आप किसी भी ईयर का चैप्टर का, किसी भी ईयर का कोई भी सेट उठाएंगे, आपको 50% तो क्वेश्चन आ ही जाने चाहिए। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट अगला लास्ट जो इसका अथवा है 7 के खा का अथवा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए आइए इसमें हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे? तो देखिए 5 सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप है, जर्नल बोला है, कोई पर्सनल नाम नहीं दिया आपको, ठीक है। तो इसके बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से मेन जो आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, सबसे पहला आप तो एक ऑक्सीडेशन यूज करते हो, एल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हम लोग क्या बन जाता है? तो नंबर 1 करते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर कौन सा? RCH2OH। इसका अगर हम लोग क्या करा दें, KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दें, KOH की प्रेजेंस रहेगी, तो ये क्या बन जाएगा? और फिर ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप में आपको इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा H2O+, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या दे देगा? RCOOH। तो एक तो मेथड ये हो गया आपका बनाने का। दूसरा मेथड आपका क्या होगा? ठीक है, जो लंबी सी चेनें होंगी, ध्यान रखिएगा, ये छोटी चेन के लिए है, और लंबी चेन में अगर लंबी चेनें होंगी कार्बन की, तो उसके लिए आपको CrO3 और H2SO4 लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ये अभी सेकंड नहीं है, सेकंड बाय आपको अभी आप कराता हूँ। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर में आपका जो टालुइन है, क्या है? टालुइन CH3, तो इसका भी ऑक्सीडेशन KMnO4 प्लस KOH, तो ये क्या बना देगा? सोडियम, पहले बनेगा सोडियम बेंजोनोएट और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे H2O, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यही आपका। तो ये ना बन के आपका बेंजीन रिंग के ऊपर आपके COOH आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बस इस जगह पे COOH ग्रुप लगा होगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर करते हैं। तो थर्ड नंबर की अगर बात करें, थर्ड में
साइनाइड ग्रुप जो होता है इसका अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमको RCOOH मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले RCONH2 मिलता है, फिर इसको एक बार और कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, RCOOH, ठीक है। और अमोनिया बाहर निकल जाती है NH3, ध्यान रखिएगा। करना हाइड्रोलिसिस ही है इसमें, ठीक है। H+ बना देते हैं तो इसे समझ जाएंगे कि हाइड्रोलिसिस कराया गया। फिर थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आपका 5 कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले गए हैं, ठीक है। तो 5 की वजह से एक अभी फोर्थ नंबर कौन सा करते हैं हम लोग, सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड वाला, ये बहुत फेमस है, तो किया भी होगा कि RMGX, ये जनरल होता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इसको जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ईथर की प्रेजेंस में, किसके, ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या कंपाउंड बनाएगा, एक R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OMGX, ये आपका ये कंपाउंड बनेगा। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+H2O, ये सिंबल होता है हाइड्रोलिसिस का, तो ये आपको क्या बना देगा, RCOOH बना देगा। और साथ में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का MgOHX आपका निकल जाएगा, MgOHX, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा प्लस में। ये थी आपकी क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता था। फिर इसके बाद लास्ट नंबर करते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर एक मेथड बनाते हैं, कैसे बनाएंगे फिफ्थ नंबर के लिए। फिफ्थ नंबर में जो एनहाइड्राइड होते हैं, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को Pb2O5 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें एनहाइड्राइड मिलते हैं। तो वापस एनहाइड्राइड को अगर हम लोग जो है कोई भी एनहाइड्राइड ले लो, फेनिल ले लो, आप क्या अदर ले लो, मान लीजिए हम C2H5O का होल ट्वाइस O ले लेते हैं। इसको जब हम H2O के साथ ट्रीट करेंगे, मिक्स करेंगे, देखिए हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा एसिड नेचर ले लिया जाता है, तब जरा सा 1-2 बूंद अम्ल डाल दिया जाता है, लेकिन जब प्योर वाटर से रिएक्शन कराई जाती है तो ऐसा नहीं किया जाता। तो उसको जब कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल निकल आएंगे। ये हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी ले सकते थे, C6H5CO का होल ट्वाइस O, ज़्यादा जगह बड़ी नहीं थी, नहीं तो मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा खोल के दिखाता। चलो अभी मैं बता भी देता हूँ, ये क्या है, डाइफेनिल ईथर है, ठीक है। तो देखना जरा, इसको भी मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये आपकी बेंजीन रिंग है, एसिटोफिनॉन, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इससे C जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। अब इसी तरीके से एक O जुड़ा हुआ है, एक O है, और उससे भी डबल बॉन्ड O, आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ये क्या है, बेंजीन एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटोबेंजीन एनहाइड्राइड। तो इसका भी जब हम रिएक्शन कराएंगे किससे, या H2O से, तो सेम चीज़ आपको क्या मिल जाएगी, बेंजोइक एसिड, यानी कि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर जो है COOH के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन भी हम कर सकते थे इसमें, ठीक है। ये भी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही यौगिक मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 5 मैंने बता दिया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया सेट। अब आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, जरूर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मैं कहूँगा आपको